लास्ट लेसन क्लास 12 का एक बहुत ही सुंदर सा इमोशन से भरा हुआ एक लेसन है जिसे अल्फोंसो डॉडे ने लिखा है। इसके सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इस जो पॉलिटिकल जो इसका बैकड्रॉप है वो कुछ इस तरह है कि फ्रैंको प्रेसियन वॉर जो 1870 और 71 में हुआ था, उसमें प्रेसा फ्रांस को डिफीट कर चुका होता है और फ्रांस को बाध्य होकर दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्जास एंड लॉरेन जो है वो प्रेसा को हैंड ओवर करने पड़ते हैं, जहाँ पे प्रेसा अब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई को एल्जास एंड लॉरेन के स्कूल्स में बैन कर देता है और अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने के लिए वहाँ पे के स्कूल्स में एल्जास एंड लॉरेन के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई को स्टार्ट कर देता है। तो ये इसका पॉलिटिकल बैकड्रॉप है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है कि एक कंट्री के लिए उसका लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को, उसकी नेशनल प्राइड को बरकरार रखने के लिए। और हम इसमें ये भी पाएंगे कि किस तरह हम चीज़ों को यूजुअली तब तक वैल्यू नहीं देते हैं जब तक उन्हें हमें खो देने का डर ना सामने ना आ जाए, या जब तक हम उन्हें खो ही नहीं देते हैं। तो इस स्टोरी के अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें हम पाएंगे कि फ्रांस नाम का एक यंग स्कूल बॉय है जो काफ़ी केयर फ्री है, जैसा कि यूजुअली स्कूल बॉयज़ होते हैं। दे आर नॉट प्रिटी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़। यूजुअली ज़्यादातर उनमें से बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल बॉयज़ होते हैं, वो अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं, वो केयर फ्री नेचर के होते हैं। तो फ्रांस जो है वो एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का और वो कुछ इस तरह का ही नेचर है उसका, जो कि अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस नहीं है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो एम हैमल हैं। वो एक काइंड टीचर हैं बट वो एक काइंड पर्सन है, बट वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हैं, एक फ्रेंच टीचर हैं, डीपली पैट्रियोटिक हैं और डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर। वॉक्टर एक दूसरा कैरेक्टर है जो एक ब्लैक स्मिथ है बाय प्रोफेशन, जो फ्रांस को मिलता है टाउन हॉल पर। अन्य जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हैं विलेज पीपल, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ओल्ड हाउसर एंड अदर विलेजर्स। सो इसकी स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं। इसको स्टोरी को तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि फ्रैंक जो है एक यंग स्कूल बॉय है जो कि स्कूल के लिए देर हो चुकी है उसे, और वो जल्दीबाजी में स्कूल की तरफ रवाना होता है और वो डरा होता है क्योंकि उसे एक तो देर हो चुकी होती है स्कूल के लिए, और दूसरी बात यह होती है कि उसे होमवर्क मिला होता है, ग्रामर के पार्टिसिपल लेसन पर होमवर्क मिला होता है और वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। ही डजंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। सो इन दो बातों को लेकर वो डरा होता है और ही इज़ फ्राइटेंड दैट ही वुड गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हैमल, और वो डरा हुआ है कि एम हैमल से उसे डांट खाने को मिलेगी। जब वो बाहर निकलता है स्कूल के लिए तो वो पाता है कि जो मौसम है, यूजुअली जो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूजुअली वेट मौसम होता है, बारिश वाला मौसम होता है और कोल्ड होता है, डैम्प होता है, वैसा मौसम ना होकर उसके विपरीत काफ़ी मौसम जो है वो वार्म है और सनी है, ब्राइट है। मतलब मौसम जो है वो ठंडा नहीं होकर प्लेजेंट रूप में जो गर्म होता है वैसा मौसम है, सनी डे है। और बर्ड्स जो हैं वो एट द एज ऑफ द वुड्स चर्प कर रही हैं, जंगल के किनारे वो चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं। एंड द प्रेजेंट सोल्जर्स बीइंग ड्रिल्ड इन द the present soldiers are being drilled in the open field। प्रसा के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ ओपन फील्ड में, खुले मैदान में वो ड्रिल कर रहे हैं, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो वातावरण है वो काफ़ी टेम्पटिंग लगता है फ्रेंड्स को, जबकि वो स्कूल के रास्ते पे होता है तो उसे वो काफ़ी टेम्पटिंग लगता है, काफ़ी लुभावना लगता है। सो अ थॉट पासेस अक्रॉस द माइंड ऑफ फ्रेंड्स टू बंक ऑफ स्कूल ऑन बीइंग टेम्प्टेड बाय द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। सो ये जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होते हैं उसके आसपास जब वो स्कूल के रास्ते पे होता है तो ये जो एक थॉट आता है उसके दिमाग में, एक विचार आता है कुछ पल के लिए कि क्यों ना वो आज स्कूल बंक कर दे, स्कूल ही ना जाए आज और ये जो उसके आसपास चीज़ें हैं दिख रही हैं उनको वो एंजॉय करे। हाउएवर फ्रांस रेजिस्ट हिज टेम्पटेशन टू हरी ऑफ टू स्कूल। लेकिन फ्रांस जो है वो इस टेम्पटेशन को, इस लालसा को रेजिस्ट करता है, रोकता है इस लालसा को और स्कूल की तरफ भागता है। क्रॉसिंग द टाउन हॉल, फ्रेंच passes the town hall where he notices a crowd in front of a bulletin board। So फ्रेंच जो है टाउन हॉल को क्रॉस करता है। टाउन हॉल एक छोटे स्तर पे एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जो कि जहाँ से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट रूल्स या पॉलिसीज़ के बारे को बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है या लागू किया जाता है लोगों के बीच। सो फ्रेंच पासेस द टाउन हॉल वेयर ही नोटिसेस अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ ए बुलेटिन बोर्ड। सो टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है, एक समाचार के लिए एक पट्टी लगी होती है और वहाँ पर कुछ एक भीड़ को नोटिस करता है फ्रेंच जब वो स्कूल के लिए जा रहा होता है। All their bad news such as the lost battles, the draft and the orders the commanding officer come from the bulletin board। So जितने भी बुरे समाचार थे, जितने भी अनप्लेजेंट न्यूज़ थे, जितने भी ख़राब समाचार थे, जैसे कि हारा हुआ युद्ध
और जो फोर्सफुल मिलिट्री में जो उनका इनरोलमेंट हुआ करता था, कि उन्हें ज़बरदस्ती हायर कर कर सोल्जर बनाकर युद्ध के लिए भेज दिया जाता था, उसे द ड्राफ्ट कहते हैं। और वो उसकी खबर और जो ऑर्डर्स थे कमांडिंग ऑफिसर के, वो जो है वो सब बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही आते थे। सो वो जो बुलेटिन बोर्ड था वो उनके बैड न्यूज़ का एक सोर्स था, एक जरिया था। फ्रांस वंडर्स अबाउट द इमिनेंट अनप्लेजेंट न्यूज़। तो जब वो देखता है भीड़ को तो वो सोचता है, वो वंडर करता है कि आखिर अब क्या अनप्लेजेंट न्यूज़ आने वाली है। वॉक्टर जो कि एक प्रोफेशन से पेशे से एक ब्लैक स्मिथ होता है, वो बुलेटिन को पढ़ रहा होता है बुलेटिन बोर्ड पे, और क्विप करता है एक विटी रिमार्क, एक जोक की तरह एक रिमार्क, एक कमेंट करता है कि फ्रांस हैज़ इनफ टाइम टू रीच स्कूल, कि फ्रांस तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए, और उसे कहता है नॉट टू रश, और उसे जल्दीबाजी नहीं करने को कहता है। अनयूजुअल एटमॉस्फेयर एट स्कूल। सो फ्रांस रीचेज स्कूल ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रांस जो है वो स्कूल पहुंचता है पूरी तरह से हाफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाफते हुए। स्ट्रेंजली इनफ देयर इज़ एन अनयूजुअल क्वाइट एट स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो पाता है कि एक अनयूजुअल सा एक अजीब सा क्वाइट है, शांति है स्कूल पर। स्कूल में काफ़ी शांति है जो कि यूजुअल डेज पर नहीं होती है। सो देयर इज़ नो यूजुअल कमोशन टुडे। कमोशन शोरगुल को कहते हैं। सो आज जो है यूजुअल जो शोरगुल होता है टिपिकल, वो आज नहीं है, जो कि ऐसा शोरगुल जो कि स्ट्रीट में बाहर गली में ही अन्य दिनों में सुना जा सकता है। और वो कैसे होता था, जो ड्रॉवर होते हैं डेस्क में, उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग से लेसन जो है बच्चे क्लासरूम में रिपीट करते हैं इन यूनिसन मतलब एक साथ जो लेसन को रिपीट करते हैं, उसकी वजह से जो शोर होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर का जो बड़ा सा छड़ी होता है, वो जब उसे टेबल पर बच्चों को डराने के लिए पटकते हैं तो उससे जो आवाज़ होती है, इन सारी चीज़ों से जो आवाज़ होती है, उसकी वजह से एक कमोशन होता है स्कूल में, जो कि अन्य दिनों पे सुना जा सकता है बाहर गली में। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक अनयूजुअल सा क्वाइट था, एक शांति थी, एक अजीब सी शांति थी स्कूल में। जब वो स्कूल पहुंचता है तो फ्रेंच इसको नोटिस करता है, इस चीज़ को नोटिस करता है। टू हिज ग्रेट सरप्राइज हिज टीचर एम हैमल इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री विथ फ्रेंच काइंडली आस्क्स फ्रेंच टू टेक हिज सीट। तो उसे काफ़ी सरप्राइज़ होता है इस बात को देख कर कि एम हैमल जो है वो नाराज़ होने के बजाय फ्रांस के स्कूल देरी से पहुंचने पर नाराज़ होने के बजाय उसे काइंडली विनम्रतापूर्वक फ्रेंच को कहते हैं कि जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। Franz notices that M. Hamel is clad in his beautiful green coat, frilled shirt, and a little black silk cap that he only wears on special occasions. सो फ्रेंड्स जब अपनी सीट पे जाकर बैठता है तो वो नोटिस करता है कि एम हैमल जो हैं वो अपने ग्रीन जो सुंदर से ग्रीन कोट में कोट पहने हुए हैं और फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं, और जो एक छोटी सी काले रंग की सिल्क कैप होती है जो सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडरी से कढ़ाई किया हुआ है, वो सबको पहने हुए हैं, और जो कि वो यूजुअली स्पेशल ओकेजन्स में ही पहनते हैं। What surprises Franz most is that not only his classmates are there in the class, but village people, including Old Hauser, the former mayor, and the former postmaster, are also seated on the back benches. So जो बात सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती है फ्रांस को, वो ये होती है कि आज के दिन क्लासमेट ही नहीं बैठे हैं क्लासरूम में, बल्कि गांव के जो लोग हैं, जैसे ओल्ड बूढ़े हाउसर जो हैं, और जो फॉर्मर मेयर हैं, जो पहले के मेयर रह चुके हैं, और जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर हैं, वे लोग भी बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं क्लासरूम के। Unpleasant declaration. While Franz is wondering about the unusual atmosphere at the school, M. Hamel announces to the class. जबकि फ्रैंच जो है इस अनयूजुअल एटमॉस्फेयर के बारे में वंडर कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज ये अनयूजुअल सा अजीब सा माहौल क्यों है स्कूल में, कोई शोर नहीं है, और क्लासरूम में टीचर स्पेशल ओकेज़न पे पहनने वाले कपड़े पहने हुए हैं, और बच्चों के साथ अन्य स्टूडेंट्स के साथ गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। ये सब जो चीज़ें हैं उसे काफ़ी अजीब लगती है, और जब इन सारी चीज़ों के बीच इन सब चीज़ों के बारे में जब वो सोच रहा होता है तो अचानक से एम हैमल अनाउंस करते हैं, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. So बताते हैं कि बच्चों जो है, आज मैं जो तुम्हें लेसन देने जा रहा हूँ वो तुम्हारा लास्ट लेसन होगा। जो ऑर्डर एक ऑर्डर जो है वो बर्लिन जर्मनी प्रसा से ऑर्डर आ चुका है कि तुम्हें
जर्मन जो है अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो जर्मन भाषा के जो नए टीचर हैं वो कल आने वाले हैं। और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो तुम्हारा आज का लेसन होगा वो तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन होगा। सो आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही अटेंटिव रहो। द बुलेटिन पुट अप एट द टाउन हॉल सडनली डॉन्स ऑन फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो अचानक से वो समझ जाता है कि जो बुलेटिन था टाउन हॉल में वो किस बारे में था। वो समझ जाता है कि यही खबर कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इसी खबर को वहाँ पर क्राउड जो है वो पढ़ रही थी। फ्रांस इज़ शॉक्ड टू लर्न दैट इट इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रांस जो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, काफ़ी आहत होता है, काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है उसे कि आज जो वो लेसन लेने जा रहे हैं या उसके टीचर देने जा रहे हैं वो फ्रेंच भाषा में अंतिम लेसन होगा। ही फील्स सडन रिग्रेट एंड गिल्ट फॉर नॉट टेकिंग हिज लैंग्वेज हिस्ट्री एंड स्टडीज सीरियसली एंड वेस्टिंग हिज टाइम। वो अचानक से उसे दुख होता है, पछतावा होता है, वो खुद को दोषी पाता है अपने लैंग्वेज को सीरियस ना लेने के लिए, अपनी पढ़ाई को, अपने देश के इतिहास को सीरियस ना लेने के लिए और अपना टाइम अन्य चीज़ों पर वेस्ट करने के लिए वो उसे दुख होता है। ही फील सॉरी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू सी हिज टीचर एम हैमल अगेन, और उसे इस बात पे भी दुख होता है कि एम हैमल को वो दोबारा नहीं देख पाएगा। जो किताबें उसे भारी लगती हैं, उसे बर्डन लगती हैं, न्यूसेंस लगती हैं, वो किताबों को अचानक वो वैल्यू करने लगता है, उन्हें वो मिस करने लगता है। और टीचर जो उसे इतने अनकाइंड लगते हैं, इतने स्ट्रिक्ट लगते हैं, उस टीचर को खोने का उसे दुख हो जाता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि कैसे जिन चीज़ों को हम अक्सर वैल्यू नहीं करते हैं, अचानक से जब उन्हें खो देते हैं तो वो चीज़ें हमें प्यारी लगने लगती है। He immediately understands the mystery behind the old man of the village sitting there in the back of the room. He immediately understands the mystery behind the old man of the village sitting there in the back of the room. So तुरंत समझ जाता है जो रहस्य होता है कि विलेज के लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, वो वो क्लासरूम में के बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं, वो समझ जाता है इस रहस्य को। ही रियलाइजेज दैट दे सिट देयर टू थैंक द टीचर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। वो समझ जाते हैं कि वो टीचर के रिस्पेक्ट में कि उनके 40 years के जो उन्होंने स्कूल में सर्विस दी है, सेवा दी है, उसके प्रति अपना आभार जताने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए और अपने देश की जो लैंग्वेज है उसके प्रति अपनी देश के प्रति रिस्पेक्ट को शो करने के लिए वो उस क्लासरूम में उस दिन प्रेजेंट होते हैं। एम हैमल क्वेश्चंस फ्रांस ऑन द रूल फॉर द पार्टिसिपल बट फ्रांस फेल्स टू आंसर द क्वेश्चन। एम हैमल जो है वो फ्रांस को क्वेश्चन करते हैं, रिसाइट करने के लिए कहते हैं पार्टिसिपल के रूल को, बट फ्रांस जो है वो उससे आंसर नहीं कर पाता है, वो स्टक हो जाता है और डेस्क को पकड़कर शर्मिंदगी से खड़ा रहता है। फ्रांस फेल्स टू द लास्ट लेसन बिगिन। सो यहाँ से वो प्रीचिंग मोड में चले जाते हैं एम हैमल और काफ़ी कुछ बातें अपनी क्लास को बताते हैं। फ्रांस फेल्स टू टेल द रूल फॉर द पार्टिसिपल बट एम हैमल सेज दैट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम। फ्रांस जो है वो पार्टिसिपल का रूल रिसाइट नहीं कर पाता है, क्लास को नहीं बता पाता है, बट एम हैमल जो है वो काइंडली कहते हैं कि वो उसे डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि फ्रांस पहले से ही दुखी होगा, इस खबर से दुखी होगा कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होने जा रहा है, तो इस कारण से वो उसे डांटेंगे नहीं। द टीचर एक्सप्लेन्स दैट दे हैव ऑल बीन पुटिंग ऑफ लर्निंग, citing the excuse that they have enough time and they will learn it the next day. But now they have all ended up in a miserable state wherein most of them can neither speak French nor write it, and someone else is going to mock them for not learning their own language, and they are going to decide what language they will be learning. से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अल्सेस के लोगों ने कैसे हम लोगों ने लर्निंग को पुट ऑफ किया, कैसे लर्निंग को टालते रहें। पुट ऑफ करना मतलब पोस्टपोन करना, ये एक्सक्यूज़ देते हुए, ये बहाना साइट करते हुए, ये एक्सक्यूज़ साइट करते हुए कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है एंड वी विल लर्न इट सम अदर डे, किसी अन्य दिन इसे सीख लेंगे। बट हम लोग अब ऐसी सिचुएशन में आ गए, एक ऐसे दुखद हालत में आ गए हैं, एक स्टेट में आ गए हैं जहाँ पर हम अभी फ्रेंच लिखना या बोलना भी नहीं आता है और समवन एल्स इज़ गोइंग टू मॉक देम, और कोई अन्य दूसरे लोग जो फॉरेन रूल के जो लोग हैं वो आकर हमें हमारा माखौल उड़ाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारा उपहास करेंगे कि हम वी कॉल आवर सेल्स फ्रेंच मैन एंड वी कैन नॉट इवन स्पीक और राइट आवर ओन लैंग्वेज, कि हम खुद को फ्रेंच मैन कहते हैं लेकिन हम अपनी ही भाषा को लिखना या पढ़ना नहीं जानते हैं, लिखना या बोलना नहीं जानते हैं, और वे लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है।
The teacher says that it was not only the students who are to blame, but he as a teacher as well as their parents is to blame also. So वो टीचर कहते हैं कि केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, अगर बच्चों ने पढ़ाई ठीक से नहीं की है या लर्निंग को पुट ऑफ करते रहे हैं तो इसमें केवल बच्चे ही दोषी नहीं हैं, बल्कि वो टीचर के रूप में वह भी दोषी है और उन बच्चों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दोषी हैं. Their parents were not anxious enough about their studies and preferred to put them to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. उनके जो पेरेंट्स थे, बच्चों के जो पेरेंट्स, उनके माता पिता थे, उन्हें इस बात की ज़्यादा उनके पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये प्रेफर किया कि उन्हें काम में लगा दिया जाए, खेतों में या मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में, ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जा सके. तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया. इस तरह जो उन बच्चों के माता पिता हैं वो भी दोषी हैं. ही रिप्रोचेस हिमसेल्फ, वो खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं. एम हैमल जो है वो खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिप्रोच करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, स्टेटिंग दैट व्हेन ही शुड हैव टॉट द लेसन्स टू देम, जब उन्हें वो लेसन्स पढ़ाना चाहिए था, ही शुड हैव लर्न द लेसन विद देम और ही शुड हैव टॉट द लेसन्स टू देम, ही आस्क्ड देम टू वाटर हिज फ्लावर्स. तो जब उन्हें लेसन्स पढ़ाने का टाइम था तब उस समय वो बच्चों को कहते थे जाओ जाकर फूलों में पानी दे दो, उनके फूलों में पानी दे दो, उनके गार्डन्स की देखभाल करो. When he wanted to go fishing, he gave the children a holiday. जब वो फिशिंग करने जाना चाहते थे तब वो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे. एम हैमल सेज, अब इसके बाद एम हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे फ्रेंच जो लैंग्वेज जो है वो क्लियरेस्ट, एक सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, द मोस्ट लैंग्वेज है, और इस तरह वो फ्रेंच जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है. लैंग्वेज के बारे में ही वो आगे कहते हुए कहते हैं कि भाषा जो होती है वो हमें अपने अपने बीच हमें फ्रेंच लैंग्वेज को हमें गार्ड करना पड़ेगा और कभी भूलना नहीं पड़ेगा. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई कम्युनिटी, कोई, अब यहाँ पीपल का मतलब सिर्फ लोग से नहीं है, यहाँ मतलब है, यहाँ पे पीपल का मतलब है अ कम्युनिटी, अ नेशन. जब कोई राष्ट्र या कोई कम्युनिटी समुदाय जब उससे गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी लैंग्वेज को कसकर पकड़े होते हैं, यानी अपनी लैंग्वेज को रिटेन करके रखते हैं, तब तक वो अपनी आज़ादी की चाबी उनके पास होती है. यानी वो जैसे ही आज़ाद होंगे तब अपनी आइडेंटिटी को फिर से प्रचार प्रसार वो कर पाएंगे, फैला पाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख पाएंगे. वंस लैंग्वेज हेल्प्स वन कीप वंस आइडेंटिटी एंड कल्चर, एक व्यक्ति की जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, उसकी मदर टंग होती है, उसकी आइडेंटिटी को और उसके कल्चर को बरकरार रखने में उसकी मदद करती है. द टीचर गिव्स देम अ लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग, टीचर फिर उन्हें ग्रामर में और राइटिंग में लेसन देते हैं. ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन के दौरान फ्रांस नोटिस करते हैं कि एम हैमल जो है वो थॉटफुली, एक कंटेम्पलेटिव मूड में, एक सोचते हुए मुद्रा में वो क्लासरूम की तरफ देखते हैं, क्लासरूम को देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द 40 years he has spent there. उन 40 वर्षों के बारे में सोचते हुए जो उन्होंने वहाँ बिताए हैं, उसके बारे में सोचते हुए वो क्लासरूम की हर एक चीज़ को देखते हैं. एंड हाउ नाउ ही मस्ट लीव इट ऑल बिहाइंड, कि किस तरह अब उन्हें वो सारी चीज़ें अब उन्हें छोड़ कर जानी पड़ेंगी. ही मस्ट लीव इट ऑल बिहाइंड, कि किस तरह इन सारी चीज़ों को उन्हें अब छोड़ कर जाना पड़ेगा. बैग एंड बैगेज, यानी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा. अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, हु इज़ पैकिंग और ट्रंक्स इन द रूम ऑफ अपस्टेयर्स, ऊपर के माले पे, स्कूल रूम के ऊपर के रूम में किस तरह उनकी बहन जो है बड़े बड़े संदूकों में सामान भर रही हैं ताकि वो लोग हम हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएं. आफ्टर द राइटिंग लेसन, राइटिंग में लेसन के बाद स्टूडेंट्स हैव अ लेसन इन हिस्ट्री, स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में लेसन देते हैं वो. एंड देन द बेबीज चैंट देयर बाबी बी बो. और ये एक छोटे बच्चे के लिए जो अर्ली स्टेज में होते हैं लैंग्वेज को लर्न करने में फ्रेंच में, वो उन्हें जैसे हमारे हिंदी भाषा में 12 खड़ी होती है, जिसमें हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को वावल्स के साथ या मात्रा के साथ कैसे पढ़ते हैं, क, का, की, उसी तरह वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी कॉन्सोनेंट को वावल्स के साथ पढ़ने का एक तरीका है ये. बा, बी. ओल्ड हॉजर होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ओल्ड हॉजर जो है अर्ली स्टेज की एक बुक होती है प्राइमर, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए स्पेल करते हैं उन लेटर्स को, उन लेटर्स की स्पेलिंग पढ़ते हैं. ही क्राइज एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विद इमोशन, वह रोते हैं, वह रोते हुए पढ़ते हैं और उनकी जो वॉइस है, आवाज़ है, वो इमोशन से भरी हुई है और इमोशन से कांपते हैं उनकी आवाज़. ऑल एट वंस, अचानक से द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, अचानक से घड़ी में 12 बजता है, चर्च की घड़ी में 12 बजता है और फिर एंजेलस बेल भी सुनाई देती है एंजेलस प्रेयर के लिए. सो एंजेलस एक प्रेयर होती है जो कि 3 टाइम दिन में की जाती है, और सुबह, दोपहर और शाम को. सो 12 बजे जब चर्च की घड़ी
बजती है उसी समय एंजेलस बेल भी सुनाई पड़ती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल इज हर्ड अंडर द क्लासरूम विंडोज। उसी समय जो पर्सन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स होते हैं वो ड्रिल से सुनाई देते हैं, वो ड्रिल से लौटते वक्त सुनाई देते हैं क्लासरूम विंडो के नीचे। एम हैमल स्टैंड्स अप इंडिकेटिंग हिज टाइम देयर इज़ ओवर। तो एम हैमल जो है वो खड़े हो जाते हैं ये इंडिकेट करते हुए, ये बताते हुए कि उनका जो टाइम है वहाँ पे वो अप हो चुका है, ओवर हो चुका है, पूरा हो चुका है। ही ट्राइज टू से समथिंग बट ब्रेक्स ऑफ एज ही choked with emotion and turns to the blackboard, takes a piece of chalk and bearing on with all his might, he writes as large as he could, Vive la France. That means long live France. So वो खड़े हो जाते हैं और ये बताते हुए कि उनका जो टाइम है वहाँ पे पूरा हो चुका है, और वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं बट उनकी आवाज़ जो है इमोशन से काफ़ी भरी होती है, चॉक्ड हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो रुक जाते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम जाते हैं और एक चॉक का एक टुकड़ा उठाकर अपनी पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्स एंड लीन्स हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो तब रुक जाते हैं और अपने सर को दीवार की तरफ झुका कर विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेक्स ए जेस्चर टू द क्लास विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और तब वो बिना कुछ कहे अपने हाथ के इशारे से क्लास को डिसमिस कर देते हैं, ये कहते हुए कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी के अगर थीम को हम समझे तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस स्टोरी में हम किसी राष्ट्र के, किसी नेशन के मदर टंग का, उस नेशन की आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी के लिए, उसके प्राइड के लिए क्या महत्व होता है, किस तरह वो क्लोजली लिंक होता है, ये बात हम इसमें समझते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो कलोनियलिज्म एंड ऑपरेशन से रिलेटेड हुई है कि किस तरह जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाता है, उस पर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो वहाँ कैसे अपनी आइडेंटिटी को, अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को वहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश करता है। और हम ये भी देखते हैं कि उन चीज़ों को जब हम वैल्यू करते हैं तभी चीज़ों को तभी वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं जब उन्हें हमें खोने का डर होता है या जब उन्हें हम खो ही देते हैं। सो इस केस में हमने देखा कि किस तरह एल्ज़ेस एंड लॉरेन के लोग जब तक उसे खो नहीं, अपनी भाषा को खो नहीं देते हैं, तब तक उनसे महत्व नहीं देते हैं। मैसेज की बात करें अगर इस चैप्टर की, तो लैंग्वेज इज़ डीपली लिंक टू फ्रीडम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। डोरे की जो स्टोरी है वो अर्ज करती है रीडर्स को, और रीडर पाठकों से को अर्ज करती है, उन्हें प्रेरित करती है रिस्पेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, अपनी खुद की नेटिव जो लैंग्वेज होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, क्योंकि ये केवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिंबल ऑफ हेरिटेज भी होता है, नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी। क्योंकि ये केवल बातचीत का एक साधन नहीं है, लेकिन भाषा जो होती है उसकी धरोहर होती है और उसका नेशनल प्राइड से और आइडेंटिटी से रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है। एजुकेशन शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। इसमें हम ये भी पाते हैं कि एजुकेशन को जो है हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और पॉलिटिकल चेंज जब भी होते हैं तो किस तरह हमारा जो एक्सेस टू एजुकेशन होता है वो कितना कमज़ोर होता है, वो छिन जाता है, इस बात को ये स्टोरी एम्फसाइज़ करती है। मोरल की बात करें अगर स्टोरी में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैल्यू योर लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन बिफोर इट इज़ टू लेट, कि हमें अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को और एजुकेशन को वैल्यू करना चाहिए इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। द स्टोरी टीचेज अस टू अप्रिसिएट करना मतलब वैल्यू करना, एंड टेक प्राइड इन आवर मदर टंग एंड नॉट टू बी इंडिफरेंट टू आवर लर्निंग हिस्ट्री और हेरिटेज अंटिल इट इज़ टेकन अवे। हमें अरुचि नहीं दिखानी चाहिए अपनी शिक्षा में, इतिहास में और धरोहर में, जब तक कि हमसे छीन न जाए। तो इन चीज़ों को वैल्यू करना एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हम लोग इस लेसन से सीखते हैं।